नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं गणेश हाउसिंग कॉर्प। यहाँ पे देखा गया कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट कर चुकी है। जहाँ पे खास करके इनके पास जो बड़ी-बड़ी टावरें बनने वाली काम या रियल्टी से रिलेटेड कामकाज, टेक सिटी को लेकर के देखा गया। करंट प्रोजेक्ट में इनके पास ढेर सारा पड़ा हुआ है। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के मार्केट की रिएक्शंस की तरफ समझेंगे, तो आखिर मार्केट की पोटेंशियल्स क्या कहती है और बिजनेस की पोटेंशियल से मार्केट की पोटेंशियल में कितने आपस में तालमेल बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है। जहां तक कंपनी का देखा जाए, लैंडमार्क क्रिएशन की बात किया जाए तो 2024 में लॉन्च करती है कुछ बड़ी प्रोजेक्ट को लेकर के 23वें प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और लगातार ये चलती रही है, सिलसिला चलती रही और कहती है ड्राइवर एक्सेलेंस एंड द डेडिकेटेड टू द प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी वर्क को लेकर के, जहाँ पे क्वालिटी फर्स्ट की बात करती, सर्विंग कस्टमर को बेस्ट इन चीज़ों को देखा जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग इनोवेशंस और टीम फोर्स में अपनी खासी इन्वायरमेंट इन हेल्थ सेफ्टी को लेकर के अपनी डेडिकेशन को लेकर के व्यक्त करती हुई नजर आती है। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा पार्ट्स को समझें, जो आखिर कंपनी में क्या क्या ग्रोथ रेट है और ग्रोथ रेट से क्या बनती नजर आती है। यहाँ पे 24 प्लस लैंडमार्क प्रोजेक्ट की बात करती है, 35,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर की बात देखा जाता है। 22 मिलियन स्क्वायर फीट में इनका जो डेवलप्ड एरिया है इसको सोल्ड आउट कर चुकी है और इसके अलावा 35 मिलियन स्क्वायर फीट की बात उन्होंने कहा कि अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रही है उसमें कंपनी का कारोबार रहा है। अच्छी खासी बिल्डिंग्स बनाती है, लाइफ स्टाइल ट्रेंड सिंस 1960 से कंपनी का कारोबार रहा है और इन कारोबार से आने वाले फायदे नुकसान की तरफ हम मूव करे थे। उससे पहले हमारी नजर जाती है इनकी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू है 208 का, इंटरेंसिक वैल्यू की बात किया है तो करीब 1224 के आसपास। तो आज भी स्टॉक की प्राइस यदि आप इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये क्या कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग यदि आप स्टॉक का पी का आंकलन करें तो यहाँ भी अंडर वैल्यूड है। अर्थात यदि इनके अकॉर्डिंग इनको देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ से 50% से ज़्यादा मूव कर सकती है, अर्थात कि आने वाले समय में इसकी प्राइस क्या 1750 से लेकर के आने वाले समय में 2000 तक टच कर पाएगी। ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या मैं आपको कोई टारगेट की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इसकी बेसिस पे आप ये जा करके मत कर लेना कि आप ट्रेड कर लेना और कल मुझे आप बोलना कि अच्छा ये तो स्टॉक ऐसा हो, क्योंकि इन सब के पीछे पहले जानना ज़रूरी है, उसके एस्पेक्ट के बाद इसको रिकन्सिलिएशन जानना ज़रूरी होगा। उसके बाद इसको कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं कि अच्छा यह पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। दूसरी तरफ यदि आप इस स्टॉक का आरओसी और आरओई का डेटा आरओ का डेटा देखते हो तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। इसके अलावा डेट्स बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक कर्ज मुक्ति की तरफ है, करंट रेशो का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए इसको रिकन्सिलिएशन के पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक सवाल है प्रमोटर होल्डिंग का, तो 73% होल्डिंग है। प्रमोटर की जो मैनेजमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें डिविडेंड भी पे करती है और इसके अलावा यदि फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो करीब करीब 600% की क्या करती है, अर्निंग करती है पर शेयर, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड आज भी थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टॉक में डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, ऐसा डेटा देखने को मिली है। लेकिन इन सभी हाईलाइट पहलुओं की तरफ हम क्या करने वाले हैं, पेज दर पेज समझेंगे, जो आखिर इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कहाँ से क्या लिंक हो सकता है। सबसे पहले हमारी नजर जाती है इसकी रिजल्ट को पार्ट। यदि रिजल्ट की पार्ट को आप देखें तो यहाँ पे सामने दिखती है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रेट था वो इस अकॉर्डिंगली चार्ट बिल्डअप कर, जहाँ पे करीब 45% तक की इसमें वायो वाई की ग्रोथ लेवल की बात कर, लेकिन पिछले क्वार्टर से क्यू और क्यू में बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, जिसकी वजह से EBITDA में करीब अच्छी खासी ऊंचाइयों में सहायता मिली। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, जो कंपनी लगातार लॉस में चल रही थी वो कंपनी आकर के प्रॉफिट कन्वर्ट करती है और सेल्स में कई गुने की रफ्तार से बढ़ना चालू करती है, तो ये सोचने वाली बात है। जो लॉस मेकिंग कंपनी 2021 में था, 20 में था, वो धीरे धीरे करके 23 24 22 23 24 में कई
गुणने की रफ्तार से चलना चालू करता है। और नंबर की बात करें तो कंपनी के पास क्या है, 237 करोड़ तक के टर्नओवर की बात करती है, जिस कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास की क्या कर रही है, नंबर पे अपनी जगह बनाने के लिए उछलती नजर आती है। इसके अलावा इतने सारे प्रोजेक्ट को लेकर के जो पैसे आए 237 करोड़ का सेल्स का, उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गजब का है भाई। क्या है, गजब का है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला कि 85% तक की ग्रोथ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करती है। और प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट में देखें, अभी तक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्वार्टरली बेस जनरेट किया है। तो भाई मार्केट क्यों नहीं चलनी चाहिए, मार्केट तो उसके डबल चलती है, जितना पोटेंशियल बनती है उसकी रफ्तार से कई गुने रफ्तार बढ़ती है। यदि 12 महीने के डेटा की भी चर्चा करें तो शायद 900 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर की बात करती है, और प्रॉफिट 900 करोड़ में 70 करोड़ के आस 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर कहती है। और अदर चीज में देखा तो करीब 486 करोड़ की profit बना। इसके अलावा की बात करें तो चार्ट लेवल पे हम लोग बैलेंस शीट की फिगर को इस तरह सब देख लेंगे, लेकिन कुछ एस्पेक्टों को देखेंगे। आखिर जो डेटर्स रेशियो था वो क्या कहता है, इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे कितनी बैठती है, और सेल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में उधार की गई डेटा किस रेशियो से काम करती है, जहां पे बिजनेस रिस्क की बात करते हैं। रिस्क सब सेक्टर में देखा गया कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और इस सब चीजों से डील करती है, उनके पास केवल 2 महीने की रिस्क की बात कर रही है। 2 महीने की रिस्क के बाद सोचने वाली बात है, कंपनी में जो सितंबर तक की डेटाबेस आई उसमें रिजर्व बढ़ा, कर्ज मुक्ति की तरफ गई, कहते हैं ना कर्ज कर्ज बिल्कुल मुक्ति की तरफ जा रही है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, वर्किंग प्रोग्रेस भी ठीक ठाक है, जो फिक्स एसेट्स है वो भी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है। और जो मार्केट की उधार पड़ी हुई पैसा है 302 करोड़ का, उसका 2 महीने के टाइम फ्रेम की बात करती है। तो 302 करोड़ की आंकड़ा को आप देखिए क्या क्या, हम उसको सितंबर डेटाबेस से लेते हैं, 237 करोड़, 302 करोड़, ठीक है। तीसरा नंबर की बात करती है 158 करोड़। यहां पे आके थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है, किसको लेकर के, इनकी पोजीशंस को लेकर के, किसकी पोजीशन को लेकर के, इनकी रिस्क फैक्टर। क्योंकि ये कहती है जो 50 दिन में पैसा देता था, यहाँ पे 50 दिन का टाइम फ्रेम इनका फेल कर जाती है। क्यों फेल कर गया, सेल्स तो 237 करोड़ किया, मार्केट में उधार कितना कर दिया सितंबर तक के डेटा में, 302 करोड़, जो उनको एक क्या करती है, थोड़ा सा डैमेज करती है। लेकिन यदि नंबर ऑफ डे काफी कम है, इंप्रूवमेंटेबल है, तो शायद इसको डैमेज नहीं करती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में निवेशकों की लिस्ट को देखेंगे और इसमें पार्ट अच्छी की बात किया जाए तो कंपनी अपनी लेबिलिटी यदि 9% 10% की गिरावट दर्ज करती है, एसेट्स में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाती है, जो कहती है इसको, पता है क्या, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती है, जो कि अच्छी बात होती है। अर्थात फंडामेंटल में अभी तक के जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी तक खड़ी उतरती नजर आई, जिसका नाम था गणेश हाउसिंग्स। इसके अलावा की बात किया जाए तो हमारे सामने दिखता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा। कि निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा गया कि क्या कुछ बड़ी पार्टी तो नहीं आई, यहाँ बल्क डील हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो जनवरी में आंकड़ा निकल के आए। फिलहाल कंपनी में एफ आई और डी आई बिल्कुल नहीं है, और ये टाइम फ्रेम की डेटा होती है भाई, आज भी कोई ना कोई एफ आई कोई ना कोई डी आई अपने पास पोजीशन लेके बैठा होगा, भले ही पोजीशन थोड़ा सा कम हो सेंटिमेंट को लेकर, जिसको ट्रेडिंग पर्पस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर के पास अच्छे खासे होल्डिंग 73% के आसपास की बात कर दी है। पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग में काफी ज्यादा निवेशक बैठे हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि किसको कहते हैं कि बिग बुल्स होंगे, या फिर मार्केट की प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। केवल एक ही जगह पोजीशन होता है मार्केट में, बिग बुल तो नहीं है, एक प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हो सकते हैं, या उनके रिलेटिव उनके हो सकते। नंबर ऑफ निवेशकों की बात करें तो नए प्लेयर के तौर पे 5,000 से ज्यादा लोग आए कंपनी में इंटरेस्ट के लेकर के,
और करीब 29,000 से ज्यादा निवेशक इस कंपनी में बने हैं, जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ की बात कर। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में 29,000 लोगों का क्या है, लिस्टेड शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, उनका इंटरेस्ट बना एज ए निवेशक। एक सवाल और कहती है, जो क्या कंपनी को लेकर के जो ईयरली ग्रोथ था वो क्या दिखाती है। ईयरली ग्रोथ तरफ जैसे ही हम मूव करेंगे तो कंपनी सेल्स में कई बार ऊंचाई कई बार ऊंचाइयों से गिरता हुआ भी नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट भी कई बार अप डाउन चलती रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कहती है। केवल 3 साल के डेटा को छोड़ के देखा जाए, एक साल में 208% तक की मूव कर चुकी है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी उनको लगातार बैकअप बना के रखी हुई है। अर्थात यदि सेल्स के मोटिव से देखें, प्रॉफिट के मोटिव से देखें, तो स्टॉक प्राइस में रिस्क टू रिटर्न काफी ज्यादा मिलती नजर आती है। जहां तक रिस्क टू रिवार्ड की चर्चा करें और प्राइस बैंड की बात है, तो प्राइस बैंड 20% तक की है कंपनी में, जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाती है, स्मॉल कैप की कंपनी रही है। और इनकी यदि प्रोजेक्ट बाज यदि देखें तो सबसे ज्यादा पैसा किस सेगमेंट से आता है, ऐसा डेटा की बात बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर पैसा का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सेशन से ही निकल के आती है। निवेशकों के मन में जो मैनेजमेंट की तरफ से ट्रस्ट बिल्डअप करने वाली बात है, उन पे यदि ध्यान दें, उन पे हमारे सामने दिखता है कि कंपनी हमेशा अपने निवेशकों के बारे में हित सोचती है। और इस साल तो गजब का हित सोचा, 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया। और यदि 11 रुपये का डिविडेंड देती है, अर्थात यहां से अपने 110% की देती है, इसको फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, यदि 11 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो अर्थात 1% के डिविडेंड तो दे रही है ऑलमोस्ट, जबकि लगातार 52 वीक की हाई ही नहीं छोड़ी है, लाइफ टाइम हाई की तरफ इनका सिलसिला बढ़ता नजर आता है। इसका इंटरेस्ट क्या है, लगातार। अब एक सवाल और आती है, कई बार कुछ निवेशक ऐसे होते हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने तो यहाँ पे लिया और हमने तो यहाँ पे बेच दिया। भाई ऐसा डेटा क्यों होता है? हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है। दो तरह की मूड हमेशा होती है, एक जगह से इधर से बेचने का मूड, एक जगह इधर से खरीदने का मूड। तभी तो मार्केट में एक प्राइस तय होता है। इस प्राइस तय के लेकर के क्या कहते हैं, और गोल्डन रूल कौन सी अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या हम मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ चल सके। जहां तक पीएस का सवाल है, डीएलएफ, मैक्रोटेक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनी भी शामिल है। और अभी इन सभी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ का पी काफी छोटा था, और यहाँ पे इसीलिए मार्केट में क्या हो रही है, खरीदारी बढ़ रही है, क्योंकि इनकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि इनमें सब के सब अच्छी बात है, जो डेट्स बिल्कुल कर्ज मुक्ति कंपनी है, एक रियल एस्टेट कंपनी, बिल्कुल कर्ज फ्री कंपनी है। और जहां तक इंप्रूवमेंट की बात है, डे को लेकर लगातार बढ़ोतरी किया, इंप्रूवमेंट किया है। इनको हर एक्सपेक्ट से क्या करती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात करती है। इसके अलावा यदि आप ईयरली ग्रोथ की तरफ भी देखें, पिछले 1 साल, पिछले 5 साल में तो करीब 3100% की उछाल आई है। सोचने वाली बात है, जो 1120 रुपए इसके स्टॉक प्राइस बढ़ करके जो 35 का प्राइस था, वो पिछले 5 साल में 1155 रुपए का हो। लेकिन एक चीज तो हमेशा होता है, लोग कहते हैं अच्छा हम तो यहाँ पे आकर के फंस गए, कुछ ऐसे चीजें निकल के दोस्तों उसके लिए कहावत है, गोल्डन रूल यदि आपने अप्लाई किया तो हमेशा देखा जाए। सबसे पहले तो पॉलिसीज ये होती है कि आपकी टर्म क्या है, टर्म क्या कहती है, और टर्म के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। उसमें न्यूट्रल पे जाकर न्यूट्रल के लिए बॉटम के लिए रिस्क, और इस एक्सपेक्टेशन के लिए हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। तभी तो मार्केट में इस पोजीशन के बाद भी मार्केट में आज भी कोई ना कोई बेच रहा है, तभी तो कोई खरीद रहा है। भले सप्लाई क्या किया है, कम कर। जिनके स्टॉक में 1,000 स्टॉक है, वो 2 स्टॉक को बेच रहे हैं, क्योंकि उनको 2 स्टॉक से पैसा मिल जाता है, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा ही डेटा की बात करती है। हमारे साइड से किसी भी कंपनी, किसी भी एडवाइजरी को लेकर के, किसी भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी एडवाइजरी या कोई भी ट्रेडिंग की हेल्प बिल्कुल नहीं होती है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं और आपके सामने रखते हैं, जहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करते हैं, हर एक रिस्पेक्ट के साथ करते हैं कि डेटेड रिस्क क्या कहता है, डेटेड रिस्क फैक्टर क्या कहते हैं,
तो बेसिकली मैंने नाम रखा है रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करते हुए। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।